भारत की बढ़ती ताकत से घबराए पाकिस्तान ने खुद को बचाने के लिए एक ऐसा जाल बुना जिसमें वो खुद ही किसी मकड़ी की तरह फंसकर छटपटा रहा है। उसने सोचा था कि वो सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस डील करके भारत को डरा देगा, लेकिन वो ये भूल गया कि शतरंज की इस बिसात पर भारत अब सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि खेल बनाने वाला बन चुका है। पाकिस्तान ने भारत के डर से जो दोस्ती की, उसी दोस्ती ने उसे भारत के सबसे ताकतवर दोस्त यानी इजराइल के सीधे टारगेट पर ला खड़ा किया है। नतीजा, बीच समंदर में धधकता हुआ पाकिस्तानी जहाज और मौत के साए में अटकी 24 पाकिस्तानियों की सांसें। इजराइल ने पाकिस्तान को जो पहला तोहफा भेजा है, उसने न सिर्फ पाकिस्तान की नौसेना की धज्जियां उड़ा दी हैं, बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश भी दे दिया है कि भारत के दोस्तों की तरफ आंख उठाकर देखने का अंजाम क्या होता है। भारत के डर से सऊदी की शरण में भागा पाकिस्तान, इजराइल ने बीच समंदर में बिछा दिया जाल। सऊदी से दोस्ती का इजराइल ने दिया पहला तोहफा। लाल सागर में पाकिस्तानी जहाज को इजराइल ने ठोका। आसमान से इजरायली ड्रोन का कहर, समंदर में हूतियों का कब्जा, पाकिस्तान की टूटी कमर। भारत की खामोश कूटनीति का चला ऐसा जादू, दुश्मन का दोस्त ही बन गया सबसे बड़ा शत्रु। वेस्ट एशिया में भारत ने रचा ऐसा चक्रव्यूह, पाकिस्तान के साथ चीन की भी नींद उड़ी। कैसे एक डील ने पाकिस्तान को मौत के कुएं में धकेला। खाड़ी में भारत का नया दबदबा। ये सिर्फ एक जहाज पर हुआ हमला नहीं है, बल्कि ये उस बड़े खेल की एक झलक है जिसे भारत ने वेस्ट एशिया में रचा है। एक ऐसा खेल जिसने पाकिस्तान को हर तरफ से घेर लिया है और अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां से इस पूरे खेल की शुरुआत हुई। आखिर पाकिस्तान को सऊदी अरब के साथ ऐसी क्या डील करनी पड़ी जिसने उसे सीधे इजराइल की हिट लिस्ट में डाल दिया? इसका जवाब छिपा है पाकिस्तान के उस डर में जो भारत ने उसके दिल और दिमाग में भर दिया है। याद कीजिए 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, जब भारत के कमांडो आधी रात को पाकिस्तान की सीमा में घुसकर अपना काम करके वापस आ गए और पाकिस्तानी सेना सोती रह गई। याद कीजिए 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक, जब भारत के मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसके मंसूबों को नेस्तनाबूद कर दिया था। इन घटनाओं ने पाकिस्तान को यह एहसास करा दिया था कि ये 1965 या 1971 वाला भारत नहीं है। ये नया भारत है जो घर में घुसकर हिसाब बराबर करना जानता है। भारत की सैन्य ताकत और आक्रामक विदेश नीति ने पाकिस्तान को राजनीतिक और सामरिक रूप से अकेला कर दिया था। चीन के अलावा उसका कोई भी भरोसेमंद साथी नहीं बचा था और चीन भी सिर्फ अपने फायदे के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा था। ऐसे में पाकिस्तान को एक ऐसे बड़े भाई की तलाश थी जो मुश्किल वक्त में उसे भारत के कहर से बचा सके, और उसकी ये तलाश खत्म हुई सऊदी अरब पर। सऊदी अरब इस्लामिक दुनिया का लीडर और आर्थिक रूप से एक महाशक्ति। पाकिस्तान ने सोचा कि अगर वो सऊदी अरब को साध लेगा तो भारत उस पर हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। इसी सोच के साथ एक डिफेंस डील की नींव रखी गई। ये कोई मामूली समझौता नहीं था। इस डील का सबसे खतरनाक क्लॉज ये था कि दोनों में से किसी भी देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। यानी अगर भारत पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई करता तो सऊदी अरब को पाकिस्तान की मदद के लिए आना पड़ता। कागज पर तो ये डील पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। उसे लगा कि अब उसने भारत के खिलाफ एक अभेद्य कवच हासिल कर लिया है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। सत्ता के नशे में चूर और भारत के डर से बौखलाए पाकिस्तानी नेताओं ने एक ऐसी गलती कर दी जिसने पूरे खेल को पलट कर रख दिया। उन्होंने खुलेआम ये बयान देना शुरू कर दिया कि इस डील के तहत पाकिस्तान सऊदी अरब की रक्षा के लिए उसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और यहां तक कि परमाणु हथियार तक दे सकता है। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह एक ऐसी चिंगारी थी जिसने मिडिल ईस्ट में आग लगा दी। पाकिस्तान ये भूल गया था कि सऊदी अरब के पड़ोस में एक ऐसा देश भी है जो अपनी सुरक्षा को लेकर किसी भी हद तक जा सकता है, और उस देश का नाम है इजराइल। जैसे ही पाकिस्तान के परमाणु बम वाले बयान की गूंज तेल अवीव तक पहुंची, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के कान खड़े हो गए। इजराइल के लिए उसके दुश्मन पड़ोसियों के हाथ में परमाणु हथियार आना एक रेड लाइन है जिसे वो किसी भी कीमत पर पार नहीं होने दे सकता। इजराइल की पूरी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन इसी एक सिद्धांत पर टिकी है कि मिडिल ईस्ट में उसके अलावा कोई और न्यूक्लियर पावर नहीं बन सकता।
उसने 1981 में इराक के और 2007 में सीरिया के न्यूक्लियर रिएक्टरों को हवाई हमला करके तबाह कर दिया था, क्योंकि उसे शक था कि वहां परमाणु बम बनाए जा रहे हैं। अब वही खतरा उसे सऊदी अरब से महसूस हो रहा था, और इस बार मोहरा था पाकिस्तान। इजराइल ये बात अच्छी तरह जानता है कि सऊदी अरब के पास पैसा है लेकिन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं है। वहीं पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी है लेकिन वो कंगाली की हालत में है। इन दोनों का साथ आना इजराइल के लिए एक दुःस्वप्न जैसा था। इजराइल ने पाकिस्तान के बयानों को हल्के में नहीं लिया, उसने इसे अपने अस्तित्व पर सीधा खतरा माना। और इजराइल जब किसी चीज को खतरा मानता है तो वो चेतावनी नहीं देता, वो सीधा एक्शन लेता है। उसने फैसला किया कि पाकिस्तान को एक ऐसा सबक सिखाया जाएगा जिसे वो आने वाली पीढ़ियों तक नहीं भूलेगा। और इस सबक के लिए चुना गया लाल सागर का वो समुद्री रास्ता जो दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग रूट्स में से एक है। 17 सितंबर 2025 का दिन पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एलपीजी टैंकर जिस पर 27 लोग सवार थे, लाल सागर में यमन के रास अल ईसा पोर्ट के पास खड़ा था। इन 27 लोगों में 24 पाकिस्तानी, 2 श्रीलंकाई और एक नेपाली नागरिक शामिल थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं था कि वो हजारों किलोमीटर दूर बैठे अपने नेताओं की बयानबाजी की कीमत चुकाने वाले हैं। अचानक आसमान में एक खामोश शिकारी मंडराया। वो इजराइल का एक अत्याधुनिक ड्रोन था जिसे खास तौर पर ऐसे ऑपरेशंस के लिए ही डिजाइन किया गया है। इससे पहले कि जहाज का क्रू कुछ समझ पाता, ड्रोन ने अपनी मिसाइल दाग दी। एक जोरदार धमाके के साथ मिसाइल सीधे जहाज के एलपीजी टैंक से जा टकराई। पलक झपकते ही आग का एक विशाल गोला उठा और जहाज धू धू कर जलने लगा। ऐसा लगा मानो पूरा समंदर आग की लपटों में घिर गया हो। लेकिन यहाँ जहाज के चालक दल की तारीफ करनी होगी। मौत को सामने देखकर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी जान पर खेलकर आग पर काबू पा लिया। उन्होंने जहाज को और सभी 27 जिंदगियों को डूबने से तो बचा लिया, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि एक मुसीबत से निकलते ही वो दूसरी और भी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। इजरायली हमले से बर्बाद हुए जहाज से अभी धुआं उठ ही रहा था कि समंदर में एक और हलचल हुई। छोटी छोटी तेज रफ्तार वाली नावें उस पाकिस्तानी टैंकर की तरफ बढ़ने लगी। ये हूती विद्रोही थे। हूती यमन का वो लड़ाका समूह है जिसे ईरान का पूरा समर्थन हासिल है और जिसका लाल सागर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा है। ये अमेरिका, सऊदी अरब और इजराइल के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। जैसे ही उन्हें पता चला कि एक जहाज पर हमला हुआ है, वो मौके पर पहुंच गए। उन्होंने जहाज को अपने कब्जे में ले लिया और पूरे क्रू को बंधक बना लिया। अब पाकिस्तान के लिए स्थिति बद से बदतर हो चुकी थी। उसके नागरिक एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए थे जिसके एक तरफ इजराइल का हमला था और दूसरी तरफ हूतियों का कब्जा। पाकिस्तान सरकार के हाथ पांव फूल गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो करें तो क्या करें। वो इजराइल से लड़ नहीं सकते थे और हूतियों से अपने नागरिकों को छुड़ाने की उनकी हैसियत नहीं थी। दिन हफ्तों में बदलने लगे। बंधक बनाए गए 27 लोगों की उम्मीदें दम तोड़ रही थीं। उन्हें लग रहा था कि अब वो कभी अपने घर वापस नहीं जा पाएंगे। दूसरी तरफ इस्लामाबाद के सत्ता के गलियारों में खलबली मची हुई थी। पाकिस्तान ने अपनी इज्जत और अपने नागरिकों को बचाने के लिए हर दरवाजा खटखटाया। उसने अपने नए दोस्त सऊदी अरब से गुहार लगाई, ओमान से मिन्नतें की। ये वही पाकिस्तान था जो कुछ हफ्ते पहले सऊदी अरब को परमाणु छाता देने की बात कर रहा था, और आज वो उसी सऊदी अरब के सामने अपने 24 नागरिकों की जान की भीख मांग रहा था। ये किसी ट्रेजेडी कॉमेडी फिल्म का सीन लग रहा था। आखिरकार कई दिनों की गुप्त बातचीत और सऊदी ओमान के हस्तक्षेप के बाद हूती विद्रोही क्रू को छोड़ने के लिए राजी हुए। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने एक्स पर पोस्ट करके दुनिया को बताया कि उन्होंने अपने नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया है। उन्होंने सऊदी अरब और ओमान का शुक्रिया अदा किया, लेकिन वो बड़ी चालाकी से इजराइल का नाम लेना भूल गए। वो दुनिया को ये नहीं बताना चाहते थे कि उनकी एक गलती ने उन्हें इजराइल जैसे खतरनाक देश से सीधे भिड़ा दिया है। लेकिन सच छिपता नहीं है। इस एक घटना ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की कूटनीतिक और सैन्य कमजोरी की पोल खोलकर रख दी। उसने साबित कर दिया कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो न तो अपने व्यापारिक जहाजों की रक्षा कर सकता है और न ही मुश्किल में फंसे अपने नागरिकों को खुद के दम पर बचा सकता है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि इस पूरे घटनाक्रम से भारत को क्या फायदा हुआ। पहली नजर में देखें तो ये पाकिस्तान और इजराइल के बीच का मामला लगता है, लेकिन अगर आप पर्दे के पीछे की कूटनीति को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस खेल का असली विजेता भारत है। भारत ने बिना एक गोली चलाए, बिना एक बयान दिए, वो सब कुछ हासिल कर लिया जो वो चाहता था। चलिए इसे पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। पहला और सबसे बड़ा फायदा ये है
कि पाकिस्तान अब एक नए मोर्चे पर उलझ गया है। अभी तक उसे सिर्फ भारत का डर था, लेकिन अब उसकी लिस्ट में इजरायल जैसा शक्तिशाली और खतरनाक दुश्मन भी शामिल हो गया है। इजरायल ऐसा देश नहीं है जो भूलता है या माफ करता है। ये हमला तो सिर्फ एक शुरुआत थी। अब पाकिस्तान के व्यापारिक जहाज और उसके विदेशी हित हमेशा इजरायल के निशाने पर रहेंगे। इसका मतलब है कि पाकिस्तान को अपनी नौसेना का एक बड़ा हिस्सा अब अरब सागर और लाल सागर में अपनी सुरक्षा के लिए तैनात करना पड़ेगा, जिससे भारत की पश्चिमी सीमा पर उसका दबाव अपने आप कम हो जाएगा। दूसरा फायदा, पाकिस्तान के इस्लामिक दुनिया का लीडर बनने का सपना चकनाचूर हो गया। जो देश अपने नागरिकों को हूती विद्रोहियों से नहीं छुड़ा सकता, वो इस्लामिक दुनिया की हिफाजत क्या करेगा। इस घटना ने सऊदी अरब और यूएई जैसे बड़े खाड़ी देशों को भी ये संदेश दे दिया है कि पाकिस्तान एक भरोसेमंद पार्टनर नहीं है, वो एक बोझ है जो कभी भी कोई ऐसी गलती कर सकता है जिससे पूरे क्षेत्र की शांति भंग हो जाए।